नमस्कार। बिहार, उत्तर प्रदेश और लगभग पूरी हिंदी पट्टी में एक कहावत बहुत चर्चित है कि जात भी गंवाए और भात भी खाने को नहीं मिली। इसको अखिल भारतीय स्तर पर या हिंदी उर्दू में जो मुहावरा है उसमें कहा जाता है कि न खुदा मिला न विसाले सनम। कांग्रेस पार्टी की आजकल यही स्थिति हो गई है। कांग्रेस पार्टी जहां सरकार में है वहां जबरदस्ती वो सरकार में शामिल हो रही है और उसे कुछ नहीं मिल रहा है। जहां विपक्ष में है वहां भी सहयोगी पार्टियां उसे कुछ नहीं दे रही हैं। सोचे कांग्रेस पार्टी की एक जमाने में क्या स्थिति थी, उसके आला कमान की क्या हैसियत होती थी और आज क्या हैसियत हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी छोटी छोटी सहयोगी पार्टियों से मुंह खोल करके कुछ मांग रही हैं और वो उनको ठेंगा दिखा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो आज के मौजूदा समय के प्रबंधक हैं, जो संगठन महामंत्री हैं या जो प्रभारी हैं, वो सब मुंह देख रहे हैं और छोटे छोटे सहयोगी दलों के नेता सीधे दिल्ली आकर के सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, सोनिया गांधी से बात कर रहे हैं, मीडिया में ऐसा मैसेज बनवा रहे हैं जैसे सोनिया गांधी से उन्होंने हरी झंडी ली है और कांग्रेस को ठेंगा दिखा दे रहे हैं। यही स्थिति बिहार में है, यही स्थिति झारखंड में है, महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है और कमोबेश तमिलनाडु में भी यही स्थिति है। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी अभी सरकार में शामिल हुई है। जेडीयू और बीजेपी का तालमेल टूटने के बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता में शामिल होने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल हुई और उसके 2 मंत्री बनाए गए। सिर्फ 2 मंत्री, कांग्रेस के 19 विधायक हैं और उनमें से सिर्फ 2 लोगों को मंत्री बनाया गया और उन्हें भी विभाग दिया गया पंचायती राज का और मछली पालन का। सोचे इसके पहले, ठीक पहले जब सरकार बनी वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली और मंत्रिमंडल का गठन होना था, उसके पहले तेजस्वी यादव दिल्ली आए और उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। वह कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी क्योंकि मीडिया में यह खबर ब्रीफ की गई, यह खबर चली कि तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से मंत्रिमंडल गठन को लेकर के बात की है, कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या को लेकर के बात हुई है, कांग्रेस को दिए जाने वाले विभागों को लेकर के बात हुई है। अब सोचिए क्या सोनिया गांधी के सामने तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि हम आपको 2 मंत्री पद देंगे और उनको मछली पालन और पंचायती राज का विभाग देंगे। पहला सवाल तो यह है कि सरकार गठन के बारे में बात करने के लिए किसी सहयोगी पार्टी के नेता को सोनिया गांधी से क्यों मिलना था? यह बात क्यों नहीं प्रभारी महासचिव और संगठन महामंत्री के स्तर पर हुई? और अगर सोनिया गांधी से मुलाकात हुई तो ऐसी कोई कमिटमेंट उनके सामने हुई क्या कि वो बिहार में कांग्रेस को सिर्फ 2 मंत्री मिलेंगे, 2 मंत्री पद मिलेंगे? लेकिन हकीकत यह है कि यहां सोनिया गांधी से मिल करके जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 2 मंत्री पद दिए और उनमें से भी एक को मछली पालन और दूसरे को पंचायती राज का मंत्रालय मिला। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अभी जैसे नीतीश कुमार ने मुलाकात नहीं की है सोनिया या राहुल गांधी से, यह कहा गया कि सरकार का पूर्ण गठन होने के बाद वो मिलेंगे, तो तेजस्वी यादव भी उसके बाद ही मिलते और एक शिष्टाचार मुलाकात होती, सरकार चलाने के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के चर्चा होती, मंत्रिमंडल गठन के बारे में पटना में चर्चा होती या दिल्ली में चर्चा होती तो संगठन महामंत्री और वहां के प्रभारी महासचिव के सामने होती। यह सोनिया गांधी की हैसियत कम करने वाली बात है कि एक छोटी सहयोगी पार्टी ने, 2 छोटी सहयोगी पार्टियों ने कांग्रेस को सिर्फ 2 मंत्री पद दिए। इसी तरह का घटनाक्रम ही थोड़े दिन पहले झारखंड में हुआ। झारखंड में बल्कि इससे ज्यादा अपमानजनक कांग्रेस के लिए, कांग्रेस आलाकमान के लिए ज्यादा अपमानजनक घटना हुई। अभी अप्रैल में जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो वहां 2 सीटें जो खाली हो रही थी उसमें 1 सीट कांग्रेस को मिलनी थी, 1 सीट कांग्रेस अलायंस मतलब जेएमएम और कांग्रेस को मिलनी थी। और चूंकि 2020 के चुनाव में जो 1 सीट राज्यसभा की थी वो अलायंस पार्टनर जेएमएम को मिली थी और शिबू सोरेन उस कोटे से उस सीट से राज्यसभा में गए थे, तभी यह माना गया था कि अगले साल अगली बार जब चुनाव होगा तो 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। यह मानने का आधार यह था कि झारखंड में जेएमएम की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी है और कांग्रेस के समर्थन पर टिकी है। झारखंड की स्थिति बिहार जैसी नहीं है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी दोनों के पास पूर्ण बहुमत है, उसको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का विधायक साथ दे तो ठीक है, नहीं भी दे तब भी कोई बात नहीं है। तो वहां कांग्रेस बिना सरकार में शामिल हुए बाहर से समर्थन दे सकती थी, बाहर से समर्थन दे करके और वो अपनी मोरल अथॉरिटी बनाए रख सकती थी। लेकिन झारखंड में सरकार चूंकि कांग्रेस के समर्थन से टिकी है, कांग्रेस सरकार में भी शामिल है, उसके 4 मंत्री हैं, इसलिए कांग्रेस की हैसियत वहां ज्यादा बड़ी है। कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस कमांडिंग पोजीशन में है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं तो कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी का दबाव बनता था उस राज्यसभा सीट पर। झारखंड विधानसभा की में 30 सीटें जेएमएम की हैं और 18 कांग्रेस की सीटों के दम पर वो सरकार बनी है। बहुमत का आंकड़ा 41 का है।
कांग्रेस ने अपने हक से, अपने अधिकार से वो एक सीट मांगी थी, और जब कांग्रेस के नेताओं को लगा कि ये सीट नहीं मिलेगी या नानुकुर कर रहे हेमंत सोरेन, तो सीधे सोनिया गांधी ने दखल दिया था। सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन को बुलाकर बात की थी। उस बातचीत में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस के वहां के प्रभारी शामिल नहीं हुए। सीधे सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन से बात की और दो टूक अंदाज में कहा कि यह सीट चाहिए। कांग्रेस को वो सीट इसलिए चाहिए थी, या कांग्रेस को इस समय राज्यसभा की सीटों की दरकार इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के सामने यह खतरा दिख रहा है कि अगर आगे उसका परफॉर्मेंस राज्यों में नहीं सुधरता है तो राज्यसभा में भी उसकी मुख्य विपक्षी दल की हैसियत खत्म हो सकती है, जैसी लोकसभा में खत्म हो गई है। इसलिए कांग्रेस का यह डेस्परेट अटेम्प्ट था, कांग्रेस अध्यक्ष का यह डेस्परेट अटेम्प्ट था कि झारखंड में एक सीट मिले। लेकिन हेमंत सोरेन ने उनके सामने बातचीत में कहा कि वो रांची जाकर के इस बारे में अपनी पार्टी में बात करेंगे और तब इसकी सूचना देंगे। उन्होंने कोई बात नहीं की और अपनी पार्टी के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया। अपनी पार्टी से उन्होंने महुआ माझी को उम्मीदवार बना दिया राज्यसभा का। कांग्रेस के नेता मुंह देखते रह गए, जबकि सोनिया गांधी ने उनसे खुद अपने मुंह से कहा था कि यह सीट चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी नाराज होकर के वहां सरकार नहीं गिराती, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस इस कमांडिंग पोजीशन में है कि वो सरकार को मजबूर कर सकती थी, जेएमएम को मजबूर कर सकती थी। अब आप सोचें, एक राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी ने अपील की, मांग की और उनको नहीं मिली। और एक जमाना ऐसा था जब सोनिया गांधी किसी को राज्यसभा देती थी तो उसकी बात भी वो खुद नहीं करती थी, देने की बात भी वो खुद नहीं करती थी। मुझे ध्यान आ रहा है 2009 या 10 की बात होगी, जब यूपीए 2 की सरकार बन गई थी, केंद्र में मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो कांग्रेस ने तय किया था कि वह पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े मीडिया समूह के मालिक अवीक सरकार को राज्यसभा में भेजेगी, आनंद बाजार पत्रिका के मालिक को। लेकिन सोनिया गांधी ने उनसे बात नहीं की। इसके लिए भी उन्होंने अहमद पटेल की ड्यूटी लगाई। अहमद पटेल ने अवीक सरकार से बात की कि कांग्रेस अध्यक्ष उनको राज्यसभा भेजना चाहती हैं। अवीक बाबू ने मना कर दिया और बात वहीं समाप्त हो गई। सोचे, सोनिया गांधी को कुछ देना था, एक बड़ा पद देना था, राज्यसभा की एक सीट देनी थी, लेकिन उन्होंने खुद बात नहीं की। अहमद पटेल ने बात की और उन्हीं के स्तर पर बात खत्म हो गई। इसी में एक किस्सा और याद आ रहा है जो 1991 का है, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनना था और प्रधानमंत्री नियुक्त होना था। तब भी सोनिया गांधी के दिमाग में जिन लोगों का नाम था उनसे सोनिया गांधी ने सीधे बात नहीं की थी। नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि पीएन हक्सर की सलाह पर सोनिया गांधी ने पहले शंकर दयाल शर्मा का नाम तय किया था। उन्होंने शंकर दयाल शर्मा के पास नटवर सिंह को भेजा और अरुणा आसफ अली के जरिए वो बात कराई गई थी कि उनको सोनिया गांधी उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। और जब शंकर दयाल शर्मा ने मना कर दिया तो दोबारा पीएन हक्सर की सलाह पर सोनिया गांधी के दूत के रूप में नरसिंह राव ने जाकर के और उनके साथ दूसरे लोगों ने जाकर के पीवी नरसिंह राव से बात की थी। सोचे, जब प्रधानमंत्री बनाना था, जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था, तब भी सोनिया गांधी सीधे अप्रोच नहीं करती थी किसी नेता को। उन्होंने राज्यसभा की एक सीट के लिए सीधे अप्रोच किया हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन ने उनको वो राज्यसभा की सीट नहीं दी। इसके बावजूद कि हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चल रही है। सोचे, कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस आला कमान की क्या हैसियत हो गई है आज। यही स्थिति महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अभी कांग्रेस पार्टी और उसकी दोनों सहयोगी पार्टियां सरकार से बाहर हुई हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार में शामिल थे। तब भी कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री थे उनकी कोई हैसियत वहां सरकार में नहीं थी। इसकी कितनी बार शिकायतें की, विधायकों ने आकर के दिल्ली तक शिकायत की थी, लेकिन वो बात अब खत्म हो गई। अब कांग्रेस और दोनों पार्टियां अपोजिशन में है। शिवसेना के टूटने के बाद अब कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की। एनसीपी, उसके बाद कांग्रेस और तब शिवसेना है, जिसके सिर्फ 15 विधायक हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने के दम पर शरद पवार की पार्टी ने, एनसीपी ने विधानसभा में नेता विपक्ष का पद हथिया लिया। उसने नेता विपक्ष का पद ले लिया और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद पहले से शिवसेना के पास है। इसी तरह से विधान परिषद में भी उपसभापति का पद शिवसेना के पास है, लेकिन विधान परिषद में शिवसेना ने जबरदस्ती करके नेता विपक्ष का पद भी खुद ही ले लिया, जबकि एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस तीनों के 12 विधान पार्षद हैं। विधान परिषद में तीनों के पास 12 सदस्य हैं और इस नाते भी कांग्रेस का दावा बन रहा था। और चूंकि एनसीपी के पास विधानसभा में नेता विपक्ष का पद है और दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी का पद शिवसेना के पास है, इस आधार पर भी कांग्रेस का दावा बनता था। लेकिन वहां भी दोनों पार्टियों ने मिलकर के, हालांकि बाद में एनसीपी ने कहा कि विधान परिषद में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को मिलना चाहिए था, लेकिन शिवसेना ने एक नहीं सुनी। उस शिवसेना ने, जिसके अब सिर्फ 15 विधायक उद्धव ठाकरे के पास और विधान परिषद में 12 सदस्य हैं,
कांग्रेस विधानसभा में भी 44 विधायकों वाली पार्टी है और विधान परिषद में उसके 12 सदस्य हैं। इसके बावजूद कांग्रेस आला कमान का निर्देश था, कांग्रेस के प्रभारी चाहते थे, कांग्रेस के प्रदेश के नेता चाहते थे, लेकिन शिवसेना ने विधान परिषद में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को नहीं मिलने दिया। तो कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब भी वैसे अपमानित हो रही थी, अभी अपोजिशन में है तब भी वैसे अपमानित हो रही है। अब वहां के प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं कि ये नेचुरल गठबंधन नहीं था या परमानेंट नहीं है, हम आगे चुनाव लड़ेंगे, वो बात की बात है। अभी तो ये स्थिति करती उस सहयोगी पार्टी ने कि आपके पल्ले कुछ नहीं रहा। तमिलनाडु में जरूर एम के स्टालिन थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो पुराने संबंधों की वजह से या अपने वैचारिक रुझान की वजह से वो सोनिया और राहुल गांधी की बात सुनते हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस के जो मंत्री हैं सरकार में, उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो चाहे बिहार हो, बिहार में कांग्रेस की जो दो सहयोगी पार्टियां हैं, कांग्रेस आज भी 700 के करीब एमएलए की पार्टी है, आज भी उसके पास 80-85 से ज्यादा एमपी हैं। इसके बावजूद जेडीयू और आरजेडी ने उसकी हैसियत ऐसी कर दी कि उसके 2 विधायकों को मंत्री बनाया और एक को पशुपालन दिया और दूसरे को पंचायती राज दिया। महज 30 विधायक, लोकसभा में एक सांसद, राज्यसभा में 2 सांसद और 30 विधायकों वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को ऐसी हैसियत दिखाई। झारखंड में कांग्रेस के दम पर सरकार चला रही पार्टी ने ऐसी हैसियत दिखाई कि सोनिया गांधी के कहने के बावजूद राज्यसभा की एक सीट नहीं दी। सोनिया गांधी कांग्रेस आला कमान की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए साझा विपक्ष का उम्मीदवार तय होने के बावजूद हेमंत सोरेन की पार्टी ने एनडीए के उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव में वोट किया, जबकि साझा विपक्ष के उम्मीदवार झारखंड के ही रहने वाले थे। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत उनके पीछे लगाई थी, फिर भी जेएमएम ने उनको वोट नहीं दिया। तो झारखंड में इतनी छोटी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष के कहने से राज्यसभा नहीं दी, कांग्रेस के कहने से राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं किया, जबकि उसकी सरकार कांग्रेस के दम पर चल रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन उसके पास दोनों सदनों में कोई पद नहीं है। तमिलनाडु में भी नाम के लिए उसके मंत्री सरकार में बैठे हुए हैं। यह स्थिति सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। कांग्रेस पार्टी के पास अब भी 52 सदस्य लोकसभा में और 31 सदस्य राज्यसभा में, 700 के करीब एमएलए हैं देश भर में, और अभी भी अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है और हर राज्य में उसके पास अच्छे मजबूत दमदार नेता हैं। कांग्रेस की हैसियत, कांग्रेस की ये स्थिति ऐसी हुई है, कांग्रेस आला कमान की ऐसी अपमानजनक स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि कांग्रेस का प्रबंधन करने वाले अभी जो नेता हैं उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी गलतियों से या सोनिया गांधी की अनदेखी की वजह से ऐसे नेता शीर्ष पर बैठे हैं, ऐसे नेता प्रभारी बने हैं जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये नेता अपने आला कमान को अपमानित होते देख रहे हैं। अगर इनको ठीक नहीं किया गया, कांग्रेस ने ये अपनी स्थिति ठीक नहीं की, मजबूत नेता नहीं बनाए और अपना ये सिस्टम बहाल नहीं किया कि जो भी बात होगी पहले महासचिव के स्तर पर होगी, उसके बाद ऑब्जर्वर के स्तर पर होगी और आखिर में बात राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचेगी या सर्वोच्च नेता तक पहुंचेगी। जो जैसी स्थिति, जैसा सिस्टम अभी बीजेपी में है, कांग्रेस ने वैसा सिस्टम नहीं बनाया, तो अभी कांग्रेस आला कमान को और अपमानित होना पड़ेगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।